जिस गठबंधन को दुनिया इस्लामिक नाटो के नाम से चर्चा में ला रही है, अब उसी गठबंधन में ईरान को शामिल करने की खबर ने भू राजनीति की पूरी तस्वीर बदलने के संकेत दे दिए हैं। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने 7 अगस्त को मक्का में एक साझा रक्षा समझौता किया था। इस समझौते में एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाने वाला प्रावधान बताया गया है। इसी वजह से इसकी तुलना नाटो के सामूहिक रक्षा सिद्धांत से की जा रही है। लेकिन अब ईरान को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। ईरान का कहना है कि उसे भी इस रक्षा समझौते में शामिल होने का न्योता मिला है। हालांकि यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि सऊदी अरब, पाकिस्तान या तुर्की, इन तीनों में से किसी ने अभी तक सार्वजनिक रूप से इस निमंत्रण की पुष्टि नहीं की है, इसलिए इसे फिलहाल एक रिपोर्टेड दावा ही माना जाना चाहिए। तो सवाल है कि अगर ये न्योता सच है तो आखिर सऊदी और पाकिस्तान, तुर्की, ईरान को अपने साथ क्यों लाना चाहेंगे? इस्लामिक नाटो की कहानी क्या है, इस रिपोर्ट में समझिए। नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले समझिए कि मक्का डिफेंस एग्रीमेंट क्या है। 7 अगस्त 2026 को सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने मक्का में संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का मकसद तीनों देशों के बीच सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करना बताया गया है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इसे कई बार इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी साफ कर रहे हैं कि ये नाटो जैसा पूरा सैन्य संगठन नहीं है। नाटो के पास एकीकृत कमान और दशकों पुराना संस्थागत ढांचा है, जबकि मक्का समझौते में अभी वैसी संरचना दिखाई नहीं देती। यानी इस्लामिक नाटो फिलहाल ज्यादा एक राजनीतिक और रणनीतिक उपमा है। फिर ईरान को लेकर इतना बड़ा सवाल क्यों? अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यही है। ईरान और सऊदी अरब लंबे समय तक पश्चिम एशिया की राजनीति में एक दूसरे के प्रमुख प्रतिद्वंदी रहे हैं। एक तरफ सऊदी अरब है, सुन्नी बहुल देश, दूसरी तरफ ईरान, शिया बहुल देश। इन दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर लंबे समय से प्रतिस्पर्धा रही है। ऐसे में अगर सऊदी समर्थित किसी नए रक्षा ढांचे में ईरान को शामिल करने की कोशिश होती है तो ये पश्चिम एशिया की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जाएगा। लेकिन यहाँ फिर वही सावधानी जरूरी है कि ईरान को निमंत्रण दिए जाने की बात अभी भी तीनों संस्थापक देशों ने आधिकारिक तौर पर कंफर्म नहीं की है। क्या ईरान को दुश्मन से साझेदार बनाया जा रहा है? यही इस पूरी खबर का सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल मौजूदा हालात पहले जैसे नहीं है। पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ा हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव, इजराइल ईरान संघर्ष और खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा चिंताओं ने सऊदी अरब समेत कई देशों को अपनी सुरक्षा रणनीति पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर किया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब अब ऐसी क्षेत्रीय रक्षा साझेदारियां बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे वो संभावित संघर्षों में अपनी सुरक्षा मजबूत कर सके और केवल बाहरी सुरक्षा गारंटी पर निर्भर न रहे। यानी आज की सबसे बड़ी जरूरत शायद किसी एक देश के खिलाफ गठबंधन बनाने से ज्यादा पूरे क्षेत्र में सुरक्षा का नया संतुलन तैयार करना है। पाकिस्तान की भूमिका सबसे अहम क्यों? इस कहानी में पाकिस्तान भी बेहद महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ मजबूत रक्षा संबंध है। वहीं पाकिस्तान के ईरान के साथ भी सीधी सीमा है और अब पाकिस्तान खुद ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के सोमवार को तेहरान जाने की तैयारी है। बातचीत में क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के साथ अमेरिका ईरान तनाव और हालिया पाकिस्तान तुर्की सऊदी समझौते से जुड़े मुद्दे भी शामिल हो सकते हैं। यानी पाकिस्तान एक तरफ सऊदी और तुर्की के साथ नए सुरक्षा ढांचे का हिस्सा है और दूसरी तरफ ईरान से संवाद भी बनाए हुए हैं। यही पाकिस्तान की इस पूरी रणनीति को दिलचस्प बनाता है। तुर्की भी ईरान से दूरी नहीं चाहता। तुर्की नाटो का सदस्य है, लेकिन ईरान के साथ उसकी सीमा भी लगती है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की वकालत कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि तुर्की अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान जैसे क्षेत्रीय पक्षों के साथ मिलकर कूटनीतिक प्रयास जारी रखेगा। इसका मतलब यह है कि तुर्की की रणनीति केवल सैन्य गठबंधन तक सीमित नहीं दिखती। वो खुद को एक ऐसे देश के रूप में पेश करना चाहती है जो सुरक्षा और कूटनीति दोनों मोर्चों पर भूमिका निभा सके। सऊदी अरब के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि क्षेत्रीय सुरक्षा। अगर पश्चिम एशिया में युद्ध का दायरा बढ़ता है तो उसका सीधा असर तेल, समुद्री व्यापार, निवेश और आर्थिक योजनाओं पर पड़ सकता है। इसलिए रियाद के लिए ये जरूरी है कि उसके आसपास के देशों के साथ संवाद भी बना रहे और सुरक्षा सहयोग भी मजबूत हो।
यही कारण है कि मक्का समझौते को सिर्फ सैन्य गठबंधन के तौर पर देखने के बजाय क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था बनाने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। तो अगर ईरान शामिल हुआ तो क्या बदलेगा? अब कल्पना कीजिए कि ईरान वास्तव में इस व्यवस्था का हिस्सा बन जाता है, तो सबसे पहला बदलाव होगा कि क्षेत्रीय ध्रुवीकरण में कमी की संभावना। सऊदी अरब और ईरान के बीच अगर सुरक्षा संवाद बढ़ता है तो खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम करने का एक नया रास्ता खुल सकता है। दूसरा असर होगा अमेरिका और पश्चिमी देशों की रणनीति पर, क्योंकि अगर क्षेत्र के बड़े मुस्लिम देश अपनी सुरक्षा के लिए एक अलग व्यवस्था विकसित करते हैं तो अमेरिका की पारंपरिक सुरक्षा भूमिका पर भी सवाल उठ सकते हैं। तीसरा असर होगा इजराइल पर, क्योंकि एक तरफ सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान और दूसरी तरफ अगर इसमें ईरान भी किसी रूप में जुड़ता है तो पश्चिम एशिया में एक नया रणनीतिक समीकरण बन सकता है। लेकिन ये सब अभी संभावनाएं हैं, पक्की तस्वीर नहीं। क्या ये गठबंधन वास्तव में ईरान के खिलाफ बना था? यहाँ भी एक जरूरी तथ्य समझना होगा कि मक्का समझौते को कई विश्लेषणों में ईरान और इजराइल दोनों से जुड़े क्षेत्रीय सुरक्षा जोखिमों के संदर्भ में देखा गया है। लेकिन ये कहना कि यह समझौता सिर्फ ईरान के खिलाफ बनाया गया था पूरी तरह सही नहीं होगा। ये विश्लेषण के मुताबिक समझौते का उद्देश्य व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा, रक्षा सहयोग और रणनीतिक निरोध को मजबूत करना है और तीनों देशों के ईरान के साथ राजनयिक संबंध भी है। यानी तस्वीर काली सफेद नहीं है। आज का पश्चिम एशिया दुश्मन और दोस्त की स्थायी लाइन से ज्यादा बदलते रणनीतिक हिस्सों की राजनीति देख रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये न्योता सच में आया है? फिलहाल यही सबसे अहम सवाल है। ईरानी पक्ष की ओर से निमंत्रण मिलने का दावा सामने आया है, लेकिन सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की की तरफ से इसकी सार्वजनिक पुष्टि नहीं हुई है। आपके इस वीडियो पर क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।